स्टूडेंट कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। टॉपिक है लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरण। प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। लोक प्रशासन के विभिन्न चरण। लोक प्रशासन को उस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है जिसमें इसकी उत्पत्ति हुई है। लोक प्रशासन लोगों के विकास और सरकार की नीतियों को लागू करने वाला प्रशासन होता है। अगर हमें इसके बारे में समझना है तो हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में समझना पड़ेगा। लोक प्रशासन एक चरण नहीं बल्कि कई चरणों से होकर गुजरा है, जिससे लोक प्रशासन हर चरण में अपना विकास रूप बढ़ाता चला गया। समय के साथ साथ राज्य की गतिविधियों में परिवर्तन आया तथा साथ ही राज्य को चलाने वाले लोक प्रशासन का स्वरूप भी बदला। यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्य के अंदर लोक प्रशासन स्थापित होता है क्योंकि राज्य अपनी सारी नीतियों को लोक प्रशासन के द्वारा ही लागू करता है। जैसे जैसे समय और परिस्थितियाँ बदली, राज्य की गतिविधियों में परिवर्तन आया। ठीक उसी प्रकार राज्य के गतिविधियों के परिवर्तन के साथ साथ लोक प्रशासन के स्वरूप भी बदलता रह गया। आधुनिक समय में लोक प्रशासन के स्वरूप को राज्य के परिवर्तित सामाजिक आर्थिक संदर्भ में समझा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन सामाजिक व आर्थिक संदर्भ में किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने का कार्य है, क्योंकि राज्य जो है अपने विशेष सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समाज में परिवर्तन लाने के लिए लोक प्रशासन का प्रयोग करता है और लोक प्रशासन ही राज्य के जो टारगेट है यानी राज्य का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में मदद करता है। लोक प्रशासन में सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों सम्मिलित होते हैं। लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों में इसके सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार लोक प्रशासन के विकास का विश्लेषण 5 चरणों में किया गया है। पहला चरण है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन यानी प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या है, चलिए देखते हैं। प्रथम चरण 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के मध्य राज्य की भूमिका न्यूनतम थी। यानी 19वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक था, यहाँ राज्य का जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत सीमित था। यानी राज्य की जो गतिविधियाँ हैं वो सीमित थी। मुक्त प्रतिस्पर्धा, यहाँ पर खुली प्रतियोगिता तथा मुक्त बाजार को महत्व दिया गया था, क्योंकि समाज को चलाने में बाजार अर्थव्यवस्था का योगदान था। राज्य का कार्य क्षेत्र जो था वो सीमित था। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा गया था, क्योंकि उदारवादी दौर में राज्य को एक बुराई के रूप में देखा गया था, क्योंकि इनका मानना यह था कि राज्य जो है अपने शक्ति के माध्यम से समाज के लोगों यानी जनता के अधिकारों को सीमित करता है। इसलिए यहाँ पर राज्य को एक बुराई के रूप में देखा गया और राज्य के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया गया और यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया गया। इन परिस्थितियों में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की गई, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे अर्थव्यवस्थाओं पर और प्रशासन पर निजी व्यक्तियों का दायित्व था और निजी क्षेत्र के द्वारा ही सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाती थी। लोक प्रशासन के मौलिक सिद्धांत इन पारंपरिक दिनों में उभरे तथा ये कहा जा सकता है कि ये लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण था। तो पहले चरण में राज्य का सीमित कार्य क्षेत्र और बाजार अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। यहाँ पर निजी क्षेत्र अधिक थे। यहाँ पर सार्वजनिक सेवाएं जो थी उनका अभाव था। यहाँ पर निजी क्षेत्र ही सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते थे। ये दौर एक तरह से उदारवादी दौर था। दूसरा चरण में समाज बदला। 20वीं सदी के प्रारंभ में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद 20वीं शताब्दी लगी। यानी द्वितीय चरण में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ चरणों को माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोक प्रशासन तथा राज्य के रूप में एक वैचारिक परिवर्तन हुआ। सामाजिक सुधारवाद पर बल दिया जाने लगा, न कि पारंपरिक रूढ़िवाद पर। इस दौरान जनता तथा निजी प्रशासन के मध्य साझेदारी हुई। प्रशासन में उन सार्वभौमिक सिद्धांतों का पता लगाना आवश्यक समझा गया जो सभी राष्ट्रों पर लागू हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नियमों को खोजा जाने लगा था जिस नियमों को
हम समाज के सभी लोगों पर एक समान थोप सकते हैं। यहाँ पर जनता और निजी प्रशासन के मध्य साझेदारी हो गई, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर तेजी से बढ़ने लगे और उनमें जनता की भागीदारी बढ़ने लगी, जो सभी राष्ट्रों पर लागू हो सके। इस चरण में भी राजनीतिक तथा प्रशासन के विभाजन पर बल दिया गया और यहाँ पर राजनीति को अलग और बाजार अर्थव्यवस्था के प्रशासन को अलग रखा गया। नेक्स्ट तीसरा चरण है चुनौतियों का युग था। 1930 के दशक में राज्य की प्रकृति में परिवर्तन देखा गया। इस चरण के अंदर राज्य का जो स्वरूप था वो काफ़ी हद तक बदला, जिसने लोक प्रशासन की प्रकृति को भी प्रभावित किया, क्योंकि राज्य जो पहले दूसरे चरण में जो राज्य के पास सीमित शक्ति थी, लेकिन अब यहाँ पर राज्य के पास थोड़ी सीमित शक्तियाँ बढ़ी, जिससे राज्य का स्वरूप बदला। ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रकृति भी प्रभावित हुई। निजी क्षेत्र तथा बाजार नागरिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहा। अब यहाँ पर जो पहले दूसरे चरण में जो बाजार अर्थव्यवस्था थी वो सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पर राज्य का रोल शुरू हुआ। बाजार को राज्य के नियंत्रण में लेना पड़ा, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था। इसलिए राज्य ने संपूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था पर अपने अधिकार जमा लिया और सभी बाजारों को राज्य के अधिकार क्षेत्र में दे दिया और यहाँ पर राज्य का जो अधिकार क्षेत्र था वो बढ़ गया। अब समाज में और प्रशासन में बाजार अर्थव्यवस्था पे प्रत्येक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप स्थापित हुआ और यहाँ पर बड़े बड़े प्रशासन राज्य के द्वारा स्थापित किए जाने लगे और सार्वजनिक प्रबंध के लिए सार्वजनिक सेवाओं के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले कुछ पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के अंतर्गत आदर्श मूल्यों पर बल दिया जाने लगा। ये स्वीकार किया गया कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। लोक सेवकों के कार्य में न केवल कानून तथा व्यवस्था बनाना सम्मिलित है, बल्कि सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया गया और बड़े बड़े लोक सेवकों के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी और ये अधिकारी प्रशासन में अपनी अहम भूमिका निभाने लगे। यहाँ पर जो प्रशासन है वो सार्वजनिक तौर पर स्थापित होने लगा। अब प्रशासन पर पूरी तरह राज्य का अधिकार स्थापित हो गया और बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति के बाद सार्वजनिक नीतियों का निर्माण होने लगा और इन नीतियों को जनता के हित के लिए लागू करने लगे। इस चरण में यह अनुभव किया गया कि राजनीतिक तथा प्रशासन आपस में संबंधित है। पहले में राजनीतिक और प्रशासन अलग जोड़ा गया था, क्योंकि राज्य को बाजार अर्थव्यवस्था से अलग रखा गया था, लेकिन इस चरण के अंदर अब राज्य ही प्रशासन की गतिविधियां करने लगा, इसलिए राजनीतिक और प्रशासन आपस में संबंधित माने गए। तो यहाँ पर राज्य का जो कार्य क्षेत्र था वो विस्तृत हो गया, क्योंकि अब राज्य का प्रशासन में बाजार अर्थव्यवस्था पर एक अधिकार स्थापित हो गया और अपने राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने लगे। नेक्स्ट है चौथा चरण था। इस चरण में लोक प्रशासन की अवधारणा में परिवर्तन हुआ तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों की आलोचना के साथ साथ अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। चतुर्थ चरण में साइमन के विचारों को बल मिला और साइमन ने न केवल प्रशासन के सिद्धांतों की सीमाओं के विषय में बात की, बल्कि लोक प्रशासन के वैज्ञानिक विश्लेषण को भी महत्व दिया। इस चरण के अंदर प्रशासन के अंदर बड़े बड़े शोध और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया। वैज्ञानिक विश्लेषण अधिक महत्व की गति पकड़ने लगा। उन्होंने नीति निर्माण के तर्कसंगत सिद्धांत पर बल दिया, जिसमें साधन तथा साध्य के मध्य संबंधों पर प्रकाश डाला गया। इस चरण के मध्य लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक तथा समाजशास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया गया और इस चौथे चरण में वैज्ञानिक पद्धति यानी वैज्ञानिक विश्लेषण को आधार माना गया और नई नई प्रशासन में नई नई खोज की जाने लगी और विभिन्न नीतियों का निर्माण किया जाने लगा। अब इसका पांचवा चरण है जिसमें सार्वजनिक नीति को महत्व दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। जैसा कि आपको पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तीसरी दुनिया के देश जो गुलाम थे वो आज़ाद होने लगे। अब इनका लक्ष्य था विकास करना। एशिया और अफ्रीका के देशों ने
अपने विकास को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रशासनों को स्थापित किया, बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित किया और अपने में एक संगठन, हर प्रशासन में कुशल संगठनों का निर्माण किया जाने लगा और यहाँ पर विकास की गति तेजी से बढ़ने लगी। लोक प्रशासन के अध्ययन में नवीन प्रवृत्तियां प्रस्तुत की गई। इस दौरान नए स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रशासनिक स्वरूप को नए परिवेश में समझना आवश्यक था, क्योंकि हमारे को इस विकासशील देशों में प्रशासनिक स्वरूप के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हमें प्रशासन को स्थापित करना और उनके परिवेश को समझना जरूरी पड़ गया। इस समय के दौरान प्रशासन के अध्ययन में तुलनात्मक पारिस्थितिक तथा विकास प्रशासन पर बल दिया जाने लगा, जिसमें डवाइट वाल्डो, डब्ल्यू रिक्स आदि ने प्रमुख रूप से योगदान दिया तथा इन सभी ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया और यहाँ पर तेजी से बड़े बड़े प्रशासन, लोक प्रशासन स्थापित होने लगे, क्योंकि इन देशों में विकास की गति को तीव्र करना था। इस प्रकार जब एशिया और अफ्रीका के देशों के प्रशासन तेजी से बढ़ने लगे तो ऐसे में बहुत से विद्वान यानी पश्चिमी विद्वानों ने, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्वानों ने नए स्वतंत्र राष्ट्रों की प्रशासनिक प्रकृति का अध्ययन करने में अधिक रुचि दिखाई। कहा जा सकता है कि इस समय पारिस्थितिक तत्वों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया जा रहा है और अमेरिका ने इन देशों की प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ बिल्कुल ध्यान देना शुरू किया। तो इस तरह से 5वां चरण था। तो ये 5 चरण आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।